हेलो एवरीवन, मैं राहुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी में, वेयर यू कैन लर्न टुडे एंड लीड टुमारो। आज के इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं? आज हम ये जानने वाले हैं कि क्लास 9th में सोशल साइंस में जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स, इन चारों सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं और एज पर 2022 एंड 23 सिलेबस सीबीएसई ने क्या चेंजेस इसमें किए हैं, वो सारे चेंजेस आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो शुरुआत करते हैं पहले कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है ना। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो 4 हमारे सब्जेक्ट्स हैं, इन चारों सब्जेक्ट में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है। अब देखिए, कई बार क्या होता है इसमें कि बहुत सारे बच्चे ना, जो ये हिस्ट्री है हमारा, सिर्फ इसी हिस्ट्री में लगे रह जाते हैं, क्योंकि बहुत सारा है लेकिन इंटरेस्टिंग भी होता है, बहुत सारी जानकारी मिलती है। और क्लास 9th की हिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ना। तो ये जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, इसमें भी देखो 20 मार्क्स मिलने हैं, और बाकी के जो सब्जेक्ट हैं हर एक में 20 मार्क्स ही हैं पर सब्जेक्ट। लेकिन सबका सिलेबस आप देखेंगे एक जैसा नहीं है। आप इकोनॉमिक्स देखेंगे तो इसमें सिर्फ 4 चैप्टर हैं, जो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे से और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें। लेकिन हिस्ट्री के 5 चैप्टर्स हैं और ये सारे चैप्टर्स बड़े बड़े हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि भैया ऐसा ना हो कि हमारा पूरा समय हिस्ट्री में चला जाए। पढ़ना है लेकिन बाकी के सब्जेक्ट्स पर भी हमें इक्वल अटेंशन देना है। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिस्ट्री से। ठीक है, कि हिस्ट्री का कोर्स स्ट्रक्चर क्या है। इसमें सबसे पहला चैप्टर आता है हमारा द फ्रेंच रेवोल्यूशन। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें आपको पता चलेगा कि कैसे सोसाइटी में चेंजेस आना स्टार्ट हुए और फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे दुनिया भर में लोगों को इंस्पायर कर रहा था। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें ये जो सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि रेवोल्यूशन के पहले सोसाइटी कैसी थी, यानी कि फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी। फिर रेवोल्यूशन कैसे हुआ तो आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। फिर मोनार्की कैसे खत्म हुई तो अबॉलिशन ऑफ मोनार्की। इतना पढ़ने के बाद, यानी कि ये हमने रेवोल्यूशन जो जुलाई 1789 में जो चेंजेस आए और उसके बाद जो नेपोलियनिक रूल स्टैब्लिश होने तक की जो एक स्टोरी है, वो यहां तक हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम एक स्पेसिफिक ग्रुप पर फोकस करते हैं कि फ्रांस में जो विमेन थी, क्या उन्होंने इस रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया, क्या उनके लिए कोई रेवोल्यूशन हुआ कि नहीं। और जो एक ग्रुप था स्लेव्स का, है ना, तो स्लेव्स के ऊपर इस रेवोल्यूशन का क्या असर हुआ। ठीक है, और फाइनली पूरी सोसाइटी के ऊपर, है ना, यानी कि एवरीडे लाइफ जो है लोगों की, उसमें क्या चेंजेस आए इस रेवोल्यूशन के कारण, हम ये पढ़ेंगे। इस चैप्टर में सीबीएसई ने कुछ भी रिमूव नहीं किया है। ये पूरा का पूरा हमें चैप्टर पढ़ना है। इवन इसमें हमें मैप भी पढ़ना है। ये कुछ मैप आइटम्स हैं जो आपको फ्रांस के मैप पर लोकेट करने के लिए दिए जा सकते हैं। ठीक है, या फिर आइडेंटिफाई करने के लिए दिए जा सकते हैं। मतलब दोनों तरीके से पूछ सकते हैं। आपके टीचर आपको ये लोकेशंस मैप पर मार्क करने के लिए बोल सकते हैं कि खुद से मार्क कीजिए, या फिर वो कोई लोकेशन देंगे और वो बोलेंगे कि आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए, है ना। तो बॉर्डोएक्स, नैंटिस, पेरिस एंड मार्सेल्स, ठीक है, ये 4 सिटीज हैं फ्रांस की, जिनके बारे में आपको लोकेशन याद रखनी है और मैप पर, इनको फ्रांस के मैप पर आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है बहुत अच्छे से, क्योंकि आपको मालूम है हिस्ट्री में सिर्फ यही एक चीज है फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो आपको पूछी जा सकती है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम अपने सेकंड चैप्टर पर, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यहां से हमें सारे सोशल चेंजेस नजर आते हैं। द एज ऑफ सोशल चेंजेस, कौन कौन से सोशल चेंजेस हो रहे थे रशिया में, और फिर हम आखिरी में ये देखते हैं कि इन चेंजेस से दुनिया की दूसरी कंट्रीज कैसे इंस्पायर हो रही हैं, है ना। फिर जब ये सोशल चेंजेस पढ़ लेते हैं हम, यानी कि इसमें सारी हम आइडियोलॉजीज पढ़ते हैं कि लिबरल्स कौन होते हैं, रेडिकल्स कौन होते हैं, कंजर्वेटिव्स कौन होते हैं, सोशलिस्ट कौन होते हैं, कम्युनिस्ट कौन होते हैं, है ना। ये सारी आइडियोलॉजीज पढ़ने के बाद हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सोशल चेंज का, रशियन रिवॉल्यूशन। तो इसमें भी हम पहले सोसाइटीज के बारे में पढ़ते हैं, सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं कि भाई रशिया की सोसाइटी कैसी थी,
वहाँ की इकोनॉमी कैसी थी। उसके बाद हम फरवरी रिवॉल्यूशन और अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, और फिर व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर। और सबसे आखिरी में इस चैप्टर में हम ये पढ़ते हैं कि इसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या रहा यूएसएसआर का, है ना। मतलब कि यूएसएसआर का फॉर्मेशन हुआ, रशियन एम्पायर खत्म हो गया, अब एक ऐसी कंट्री बन चुकी है जो यूनियन है कुछ कंट्रीज की, है ना, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें भी हमें कुछ मैप आइटम्स याद रखने हैं। ठीक है, इसमें भी हमें लोकेशन खुद से मार्क करने के लिए बोली जा सकती है या फिर आइडेंटिफिकेशन के लिए बोला जा सकता है। इस चैप्टर में हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ते हैं, इसीलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो मेजर कंट्रीज थी, यानी कि सेंट्रल पावर्स एंड अलाइड पावर्स, इनको मार्क करने के लिए आपको बोला जा सकता है या आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी एंड टर्की, जिसे हम ऑटोमन एम्पायर भी कहते थे। ठीक है, इसके अलावा अलाइड पावर्स में फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया एंड यूएसए, इनको मार्क करने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बोला जा सकता है। तो ये हमें प्रैक्टिस करनी होगी इस मैप के ऊपर, इन कंट्रीज को। वर्ल्ड मैप आपको इसके लिए वर्ल्ड मैप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे थर्ड चैप्टर पर, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। सबसे ज्यादा बच्चों को इसी में मजा आता है पढ़ने में, क्योंकि उनको समझ आता है कि एक्चुअली में डिक्टेटरशिप क्या होती है और उसके क्या नुकसान होते हैं। तो हिटलर के बारे में इस चैप्टर में हमें जानकारी मिलती है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन लेते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का, और फिर हम फ्लैशबैक में जाके पूरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में क्या क्या हुआ वो सब हम पढ़ते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है बर्थ ऑफ वेमर रिपब्लिक, कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी में एक वेमर रिपब्लिक फॉर्म होती है और लोग इससे खुश नहीं हैं, और इसका फायदा उठाता है हिटलर, एंड हिटलर राइज टू पावर। फिर उसकी आइडियोलॉजी क्या थी, द नाजी वर्ल्ड व्यू, वो जो भी सोचता था उसे नाजी आइडियोलॉजी कहा जाता था, और वो दुनिया भर के बारे में क्या सोचता है, पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचता है, उसी आइडियोलॉजी को हम कहते हैं नाजी आइडियोलॉजी। और इसका यूथ पर क्या इंपैक्ट हुआ जर्मनी में। लास्ट में इस चैप्टर में हम ये पढ़ते हैं कि ऑर्डिनरी पीपल जो थे, है ना, उनके ऊपर इस नाजी आइडियोलॉजी का क्या इंपैक्ट था, और कौन कौन से क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किए नाजीज ने, है ना। ये इस चैप्टर में बहुत सारी हमें एक वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी मिलती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको हम बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। और इसमें भी कुछ मैप आइटम्स हैं, जैसे कि हमने रशियन रेवोल्यूशन में पढ़ा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, यहां पर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में देखते हैं। और यहां पर दो पावर्स हैं, एक्सिस पावर एंड अलाइड पावर्स, है ना। तो भाई देखो, अलाइड पावर्स तो कॉमन है, यूके, इंग्लैंड की जगह यूके लिखा हुआ है, फ्रांस एंड फॉर्मर यूएसएसआर एंड यूएसए। फॉर्मर यूएसएसआर क्यों बोल रहे हैं भाई, क्योंकि 1991 में ये यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, है ना, तो इसीलिए फॉर्मर यूएसएसआर जो पहले हुआ करता था, ठीक है। और एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली एंड जापान, इन कंट्रीज को हमें मैप पर लोकेट करना है। इसके अलावा हमें क्या पढ़ना है कि जब जर्मनी अपनी टेरिटरीज एक्सपेंड कर रहा था अंडर द रूल ऑफ हिटलर, तो उसने कौन कौन सी कंट्रीज पर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश किया, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, है ना। इसमें भी हमें सिर्फ स्लोवेकिया के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा डेनमार्क, लिथुनिया, फ्रांस एंड बेल्जियम, इन सारी कंट्रीज को हमें यूरोप के मैप में लोकेट करके रखना है। ये आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये तीन बहुत बड़े बड़े चैप्टर थे हिस्ट्री में। इसके बाद थोड़े से छोटे चैप्टर्स हैं। इसमें हम पढ़ते हैं फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, जो हमारा फोर्थ चैप्टर है हिस्ट्री का। इसमें हम फॉरेस्ट के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, और उन फॉरेस्ट में रहने वाली जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनके बारे में भी इसमें हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमें इसकी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आती है, लेकिन जब आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ट्राइबल कम्युनिटीज की इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि क्या इंपॉर्टेंस थी और कैसे उन्होंने भी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई लड़ी, है ना। तो इसमें हम डिफॉरेस्टेशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो कमर्शियल फॉरेस्ट्री है, कमर्शियल फॉरेस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि ये होती क्या है और कैसे ब्रिटिशर्स ने ये कमर्शियल फॉरेस्ट्री इंडिया में इंट्रोड्यूस करी, ठीक। फिर
रेबेलियन यानी जो मैं बोल रहा था फ्रीडम के लिए जो इन्होंने लड़ाई लड़ी उसके बारे में पढ़ते हैं, और फिर कैसे जावा इन सुमात्रा आइलैंड्स के बारे में आपने सुना है ना, तो जावा में कैसे फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्म हुआ उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। इस चैप्टर से हमें कोई मैप आइटम नहीं आता, तो यहां पर हमें मैप आइटम्स को याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और हमारा हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है पेस्टरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। पेस्टरलिस्ट यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करके अपने जानवरों को पालते हैं, है ना, मतलब नोमैडिक्स भी हैं और पेस्टरलिस्ट पशुपालक भी हैं, है ना, तो उनकी लाइफ के बारे में पढ़ना है और कैसे लोग अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा रहे हैं सर्वाइव करने के लिए, है ना। सर्वाइवल की एक जंग है ये, कि कैसे जिंदा रहने के लिए ये एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं, और कई जगह ये सीजन के बेसिस पर डिपेंड करता है ना, कि कौन से सीजन में ये कहाँ रहेंगे, ठीक। तो इसमें पेस्टरल नोमैड्स के बारे में हम पढ़ेंगे और उनके मूवमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर कॉलोनियल रूल का इनके ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ वो पढ़ेंगे, ठीक है। और अफ्रीका में कौन कौन सी पेस्टरल कम्युनिटीज थी उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब कि इसमें अपन को सिर्फ इंडिया की पेस्टरल कम्युनिटीज ही नहीं, अफ्रीका की पेस्टरल कम्युनिटीज के बारे में भी अच्छे से समझना है, और ये देखना है कि ऐसे एरियाज जहां पर एग्रीकल्चर ठीक से नहीं हो सकता वहां पर कैसे पेस्टरलिज्म जो है ना वो एक बहुत अच्छा मीन्स होता है लाइवलीहुड का और सर्वाइवल का, ठीक है। तो यहां पर हमारा कंप्लीट होता है 9th क्लास का हिस्ट्री। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट पर, जियोग्राफी। यहां पर हमें कुछ चेंजेस दिखेंगे। हमें हिस्ट्री में यह देखा कि किसी भी चैप्टर से कोई भी टॉपिक हटाया नहीं गया है, ठीक है। पूरा चैप्टर पढ़ना है, 5 चैप्टर को कंप्लीटली पढ़ना है हमको, ठीक है। अब हम आते हैं जियोग्राफी पर। जियोग्राफी में हमें कुछ चेंजेस देखने मिलेंगे 4th 5th चैप्टर में, बट सबसे पहला चैप्टर जो है इसमें से भी कुछ रिमूव नहीं किया गया है। इंडिया साइज एंड लोकेशन, हमें इसमें इंडिया की लोकेशन, इंडिया की साइज, इंडिया के वर्ल्ड के साथ कॉन्टैक्ट्स और इंडिया के नेबर्स के बारे में पढ़ना है। इसमें भी मैप हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि आप यहां देखिएगा स्टेट्स विद कैपिटल्स ये आपको दिया है। चैप्टर में आपको यह चीज नहीं पढ़ाई जाती है, लेकिन जब आप मैप वर्क की तैयारी करेंगे तो आपको हर एक स्टेट की कैपिटल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपके मैप लिस्ट में ये चीज दी हुई है, ठीक है ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, सिलेबस में है आपके, ठीक है। इसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लोकेशन और स्टैंडर्ड मेरिडियन की लोकेशन, ठीक है ना, ये आपको मालूम होनी चाहिए। ये मैप आइटम्स यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत सारी जगहों पे। अब हम जानते हैं इस साल आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना, क्योंकि ये आपको मैप लिस्ट में दिया हुआ है, ठीक। तो ये हमारा जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर हो गया, इंडिया साइज एंड लोकेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं फिजिकल फीचर्स। 6 फिजिकल फीचर्स के बारे में आपको पढ़ना है। हिमालयास, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स, ठीक है। हर एक के बारे में हम यहां पर डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक के बारे में इसका क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे। हिमालयन माउंटेन्स का क्लासिफिकेशन, नॉर्थ टू साउथ क्लासिफिकेशन, ईस्ट टू वेस्ट क्लासिफिकेशन। वैसे ही नॉर्दर्न प्लेन्स का क्लासिफिकेशन पहले रिवर्स के बेसिस पर, फिर स्लोप यानी कि रिलीफ के बेसिस पर, ठीक है। देन पेनिनसुलर प्लेट्यू, इसको भी हम देखते हैं नर्मदा रिवर के बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है। तो इन तीनों का क्लासिफिकेशन भी हम यहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स का क्लासिफिकेशन नहीं है ना, लेकिन कोस्टल प्लेन्स में हम जानते हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न है, उनके बारे में पढ़ेंगे। और आइलैंड्स में भी हम जानते हैं 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। यहां पर भी लेकिन हमें याद रखना है, मैप पर हमें क्या प्रैक्टिस करनी है, कुछ माउंटेन रेंजेस जैसे कि काराकोरम रेंजेस, जस्कर रेंजेस, शिवालिक रेंजेस, अरावली रेंजेस, इसके अलावा विंध्याचल रेंजेस, सतपुड़ा एंड वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, ये सारी माउंटेन रेंजेस को आपको क्या करना पड़ेगा, लोकेट भी करना पड़ सकता है और आइडेंटिफाई करने के लिए भी दे सकते हैं, ठीक है। माउंटेन पीक्स में आपको सिर्फ 3 दी हुई हैं, K2, कंचनजंगा एंड अनाईमुदी। यही 3 बस आपको लोकेट करने के लिए आ सकती हैं या फिर आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकती हैं, ठीक है।
और लास्ट में कोस्टल प्लेन्स में आपको जो ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं उनके एरियाज है ना, जो क्लासिफिकेशन है इसका भी, इसमें भी आपको जो एरियाज हैं वो मार्क करने के लिए आ सकते हैं। जैसे कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में हम जानते हैं कोंकण और मलाबार आते हैं, है ना, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में कोरोमंडल एंड नॉर्दर्न सरकार। ठीक है, तो इनको भी आपको लोकेट करने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए दिया जा सकता है। ठीक, काफी बड़ा चैप्टर है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पर तो बहुत सिर्फ हमने इनकी हेडिंग्स लिखी हुई हैं, बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इंडिया के बारे में सारी जानकारी हमें यहां पर मिलेगी। नेक्स्ट आता है थर्ड चैप्टर हमारा ड्रेनेज, इसमें हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो शुरुआत में तो कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं कि भाई ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, वाटर डिवाइड क्या होता है, ये सारी डेफिनेशंस पढ़ने के बाद जो ड्रेनेज सिस्टम्स इन इंडिया हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हिमालयन रिवर्स की यदि हम बात करें तो हिमालयन रिवर्स में गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, यहां पर आपको दिया हुआ है सिलेबस में गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इंडस के बारे में ना पढ़ें, इंडस भी पूछा जा सकता है। इंडस रिवर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बारे में भी पूछा जाएगा। इसके अलावा जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं उसमें नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, इन सारी रिवर्स के बारे में अपन को पढ़ना है। देन उसके बाद लेक्स के बारे में, ठीक है, कि इंडिया में कौन कौन सी लेक्स हैं और वो कैसे फॉर्म हुई हैं, या सॉल्ट वाटर लेक हैं कि फ्रेश वाटर लेक हैं, ठीक है। और रोल ऑफ रिवर इन द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है रिवर्स की। हम अभी भी समझ सकते हैं कि शुरुआत से ही हम देखते आ रहे हैं कि हमारे यहाँ की जो मेन सिटीज हैं वो किसी ना किसी नदी के किनारे हैं, तो ये पार्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, है ना। और रिवर पोल्यूशन, ये और ज्यादा जरूरी है समझना, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और यदि रिवर्स पोल्यूटेड होती चली गई तो कैसे हम फ्रेश वाटर गेन करेंगे, हमारे यहाँ पर वाटर स्कैरसिटी होने लगेगी, ठीक है ना। यहां पर भी मैप आइटम्स हैं कुछ, और यहां पर हमें सिर्फ रिवर्स की यदि हम बात करें तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आएंगी, लोकेशन नहीं आएगी, है ना। तो सारी हिमालयन रिवर्स और सारी पेनिनसुलर रिवर्स जो हमने पढ़ी हैं वो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए दी जा सकती हैं। इसके अलावा लेक्स में हम देखें वुलार लेक जो कि एक फ्रेश वाटर लेक है, इसके अलावा पुलिकट, सांबर एंड चिल्का लेक, ठीक है, ये सब सॉल्ट वाटर लेक्स हैं। इनको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बोला जा सकता है, लोकेट करने के लिए भी आपको बोला जा सकता है, ठीक है, खासतौर से चिल्का एंड वुलार लेक, इन दोनों के पूछे जाने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पुलिकट और सांबर नहीं पूछेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है और ये इंडिया की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, इसलिए इन दोनों के पूछे जाने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पर, क्लाइमेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें आते हैं। ये चैप्टर यदि आपने समझ लिया तो ये आपको लाइफ लॉन्ग काम आएगा। कैसे मॉनसून आता है जाता है, बारिश होती है, ठंड गर्मी बरसात कैसे होती है, ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में, सारे कॉन्सेप्ट यदि समझ आ जाते हैं, जो कि हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो इस चैप्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है अभी आपके जियोग्राफी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम सारे क्लाइमेट कंट्रोलर्स के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं, है ना, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। लेकिन यहां देखिएगा कुछ पोर्शन हटाया गया है। कौन सा पोर्शन हटाया है? जेट स्ट्रीम्स के बारे में अब आपको नहीं पढ़ना है, इनकी डेफिनेशन नहीं पढ़ना है, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा वो एक बात अलग है, लेकिन इनको समझना बहुत जरूरी है। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस के बारे में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान से सुनिएगा भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। कैसे ठंड के मौसम में भी बरसात होती है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस के कारण, और वो हमारे यहाँ क्रॉपिंग पैटर्न को अफेक्ट करती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये दोनों चीज़ें। तो हम अपने जो वीडियोस आएंगे, डिटेल्ड लेक्चर्स आएंगे, उसमें हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। आपके स्कूल में ये नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि सीबीएसई ने इसको सिलेबस से हटा दिया है। फिर सारे सीजन्स, कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, है ना, एडवांसिंग मॉनसून एंड रिट्रीटिंग मॉनसून, है ना, अपने यहाँ पर रेनी सीजन को इस दो में डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये चारों सीजन्स के बारे में, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल की कहाँ पर कितनी बारिश होती है इसके बारे में पूछा जाएगा, और मॉनसून कैसे पूरी कंट्री को यूनिफाई करता है
इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी इसी चैप्टर में कि भाई कंट्री की यूनिटी के लिए भी ये मॉनसून बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब इसमें भी एक चीज आती है मैप आइटम्स में, और वो क्या है, ऐसे एरियाज जो 20 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल रिसीव करते हैं उनको हमें लोकेट करना होता है, और वो एरियाज जो 400 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश रिसीव करते हैं हमें उनको आइडेंटिफाई करना होता है, लोकेट करना होता है। ठीक है, तो ये एरियाज आपको लोकेट करने के लिए आ सकते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकते हैं। मेनली जहां तक ये पॉसिबिलिटीज रहती हैं कि ये पहले से आपको एक मैप में दिए रहेंगे और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये कौन सा एरिया है। वो एरिया जहां पर 20 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, या वो एरिया जहां पर 400 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसमें हम सारे टाइप के फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ वेजिटेशन जो है इसमें हम डिफरेंट टाइप के जो फॉरेस्ट हैं इंडिया में उनके बारे में पढ़ते हैं। हम चूंकि ट्रॉपिकल एरिया में रहते हैं ना, तो ये हर एक के साथ ट्रॉपिकल लिखा हुआ जाता है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, है ना, थॉर्न फॉरेस्ट एंड श्रब्स एंड माउंटेन फॉरेस्ट, ठीक है, मैंग्रोव्स, इन सब के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। और वाइल्ड लाइफ के बारे में भी हम बहुत कुछ पढ़ेंगे, है ना, कौन कौन से टाइप के जानवर इंडिया में मिलते हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब इस चैप्टर में हमें डिटेल में पढ़ाया जाएगा। यहां से भी मैप में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट आता है, जैसे कि आपको लोकेशन कौन सी आइडेंटिफाई क्या क्या करना पड़ेगा। ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट हम पढ़ते हैं ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये लोकेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन नेशनल पार्क्स और बर्ड सेंचुरीज आपको लोकेट करनी पड़ेंगी, आपको मार्क करना पड़ेगा खुद से और वहां पर नाम लिखना पड़ेगा, है ना। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा, रणथंबोर, शिवपुरी नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, सिमलीपल एंड मनस, है ना, ये अलग अलग स्टेट्स में है। तो हमें एक इंडिया का मैप लेना है और उसमें ऑलरेडी इन सबको मार्क करके रख लेना है ताकि एग्जाम के टाइम पर हमको दिक्कत ना हो। वैसे ही बर्ड सेंचुरीज के साथ करेंगे। बर्ड सेंचुरीज हालांकि सिर्फ 2 ही हैं, भरतपुर एंड रंगनाथिट्टो, ये 2 सेंचुरीज हमें याद रखनी है ना। इसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, सरिस्का, मुदुमलई एंड राजाजी, ठीक है, सॉरी दाचीगम और है, ये सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और इनके नाम हमें याद रखना है। इनको भी हमें लोकेट करने के लिए बोला जा सकता है ना, आइडेंटिफाई करने के लिए भी बोल सकते हैं और लोकेट करने के लिए भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ मैप आइटम्स याद रखना है क्योंकि जियोग्राफी में बहुत सारी चीजें मैप में आपको पूछी जाएंगी। ठीक, ये सभी पहले से ही हम मार्क करके रखेंगे। एग्जाम के टाइम तक आप बैठे रहे और उस समय प्रैक्टिस करोगे तो भूल जाओगे, इसको शुरुआत से ही हमको रखना है, पहले से ही हम इसको मार्क करके रखेंगे ताकि एग्जाम के टाइम पे हमको दिक्कत ना हो। ठीक है, लास्ट चैप्टर है जियोग्राफी का पॉपुलेशन, है ना। इसमें पॉपुलेशन के बारे में हमें सिर्फ नंबर नहीं जानना है, बहुत सारी चीजें होती हैं। नंबर तो मतलब हो गया साइज, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन भी कि कहाँ ज्यादा लोग रहते हैं, कहाँ कम रहते हैं और ऐसा क्यों है ना। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी पढ़ेंगे, साइज के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा पॉपुलेशन ग्रोथ, प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, है ना, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। देखो ये 3 फैक्टर्स होते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ, प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, ठीक है। इसमें भी अपन ये देखते हैं कि एक मैप आइटम दिया हुआ है कि कहां पर लोएस्ट डेंसिटी है पॉपुलेशन की और कहां पर हाईएस्ट डेंसिटी है पॉपुलेशन की, ये पूछा जाता है अपन को। ठीक है, तो इंडिया की पॉपुलेशन की साइज, इंडिया की पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और डेंसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी, ये 3 चीजें हमें पढ़नी है, नंबर, साइज एंड डेंसिटी। ठीक है, क्लियर है ये। तो यहां पर हमारा जियोग्राफी कंप्लीट होता है। ये 2 सबसे ज्यादा सिलेबस कवर करने वाले सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। और जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं जैसे कि एनटीएससी, तो वहां पर भी इन 2 सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब कि यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हिस्ट्री और जियोग्राफी आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट पर, वो है सिविक्स। ठीक है,
अब सिविक्स में भी कौन कौन से चैप्टर आने हैं इसके बारे में हम जरा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हमारा आता है पहला चैप्टर, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। मतलब डेमोक्रेसी होती क्या है और हमें उसकी जरूरत क्या है, इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। जरूरत क्या है भाई, होती क्या है, माने पहले डेफिनेशन और उसके फीचर्स की कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सी कंट्री डेमोक्रेसी है और कौन सी कंट्री डेमोक्रेसी नहीं है। देन व्हाई डेमोक्रेसी, जरूरत क्यों है, एंड ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें हम ये समझेंगे कि भाई डेमोक्रेसी सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, इसके कई और मीनिंग हो सकते हैं। तो वो सारे ब्रॉडर मीनिंग्स जो हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को यही लगता है कि डेमोक्रेसी मतलब सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक। सेकंड चैप्टर आ जाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। इसमें हम ये समझेंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना है, इसकी जो मेन वैल्यूज हैं है ना वो कौन कौन सी हैं, और वो वैल्यूज कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आई हैं, है ना। इसको समझने के लिए पहले हम साउथ अफ्रीका का देखेंगे कि भाई वहां का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। जैसे ही हम ये पूरी स्टोरी पढ़ लेते हैं साउथ अफ्रीका की, नेल्सन मंडेला के बारे में जानकारी गेन कर लेते हैं, फिर हम ये क्वेश्चन करते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है। ठीक है, जब हमने ये समझ लिया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जरूरी क्यों है, उसके बाद हम ये समझते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है। ठीक है, और जब ये समझ लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, तो आखिरी में फिर ये पढ़ते हैं कि गाइडिंग वैल्यूज क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, मतलब किन वैल्यूज के बेसिस पर ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सारी जानकारी आपको मिलेगी, कैसे बना, क्यों बनाया गया, और जो गाइडिंग वैल्यूज हैं वो क्या है, उनका मीनिंग क्या होता है, ये सब जानकारी हमें इस चैप्टर में मिलेगी। ठीक। देन उसके बाद इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है भाई, सबसे ज्यादा आपको इंटरेस्ट इसी चैप्टर में आने वाला है, क्योंकि इसमें आपको इलेक्शंस के बारे में जानकारी मिलेगी। पहले तो हम इसमें भी क्वेश्चन करेंगे कि इलेक्शन की जरूरत क्यों है, लेकिन फिर जब ये समझ लेते हैं तो ये समझते हैं कि इंडिया में इलेक्शन का सिस्टम क्या है, मतलब कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आगे आकर जो जानकारी आपको चाहिए इलेक्शंस के बारे में, वो सब हमें यहां से मिलेगी कि हमारे यहाँ का इलेक्शन का सिस्टम कैसा है। ठीक है, फिर हम ये समझते हैं कि भाई इंडिया में जो इलेक्शंस हैं वो डेमोक्रेटिक हैं कि नहीं, और यदि हैं तो किस बेस पर हम ये कह पाते हैं कि इंडिया के इलेक्शंस डेमोक्रेटिक हैं। ठीक है, देन इसके बाद हम अपने अगले चैप्टर पर आते हैं, वो है वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, यानी इसमें पार्लियामेंट कैसे काम करती है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जिसको हम गवर्नमेंट कहते हैं, है ना, वो कैसे काम करता है, और जुडिशरी कैसे काम करती है, और इन सब की पावर्स क्या हैं, ये सारी जानकारी हमें इस चैप्टर में मिलेगी। मतलब याद रखिए भाई, देखो ये जो 2-3 चैप्टर हमने देखे, यहां से आपको इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में सारी जानकारी मिलेगी, ये बेस है। 9th क्लास में आपका पॉलिटिक्स का बेस बनाया जा रहा है, आपको इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जो जो जानकारी होनी चाहिए एज अ स्टूडेंट, एज अ सिटीजन, वो सब जानकारी आपको इन 3 चैप्टर्स में, अभी जो आगे फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर आएगा उसको मिलाकर ये जो 4 चैप्टर्स हैं, इसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, और ये लाइफ लॉन्ग काम आएगी हमारे, सिर्फ किसी एग्जाम के पर्पज से नहीं, हमारी पर्सनल लाइफ में भी, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि भाई ये काम कैसे करते हैं, तभी तो हम इनको प्रेशराइज कर पाएंगे यदि ये ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो, है ना। तो ये जो मेजर पॉलिसी डिसीजंस हैं वो कैसे लिए जाते हैं, पार्लियामेंट कैसे काम करती है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कैसे काम करता है, जुडिशरी कैसे काम करती है, ये सारी चीजें हम यहां पर समझेंगे। ठीक, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर। ठीक है, डेमोक्रेटिक राइट्स, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में चैप्टर है कि भाई हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। ठीक है, तो पहले तो ये चीज समझने के लिए कि हमारे राइट्स क्या हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये बताते हैं कि यदि राइट्स नहीं होंगे तो लाइफ कैसी होगी। ठीक है, जब ये समझ में आ गया कि भैया इंपॉर्टेंट है राइट्स होना, है ना, तो फिर ये बताते हैं कि डेमोक्रेसी में कौन कौन से राइट्स हमारे पास होते हैं और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से राइट्स हैं ना। ये दोनों टॉपिक अलग हैं, ये हम इन जनरल बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की, और यहां पर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए हैं वो पढ़ेंगे।
और लास्ट में ये पढ़ेंगे कि कैसे ये जो राइट्स हैं ये और एक्सपेंड हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फंडामेंटल राइट्स ही हमारे राइट्स हैं, और भी राइट्स होते हैं, नेचुरल राइट्स होते हैं, पॉलिटिकल राइट्स होते हैं। इन सारे राइट्स के बारे में हमको यहां से जानकारी मिलेगी। तो सिविक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रैक्टिकल लाइफ में हमें जिन जिन चीजों की जानकारी होनी चाहिए वो सब हमको ये लास्ट के जो 4 चैप्टर्स हैं उसमें मिल जाएगी। फर्स्ट चैप्टर जो है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, वहां पर हमें डेमोक्रेसी की डेफिनेशन मिल जाती है ना, उसके फीचर्स मिल जाते हैं, ये पता करने का कि भाई कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक है या कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है। ठीक, तो ये हमारा हो गया ये हो गया हमारा सिविक्स कंप्लीट। अब आते हैं हम लास्ट अपना सब्जेक्ट एंड दैट इज इकोनॉमिक्स। आपने 8th क्लास तक बाकी के 3 सब्जेक्ट पढ़े हैं, लेकिन 9th क्लास में आपको इकोनॉमिक्स पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है। यहां पर आपको, जैसे मैंने सिविक्स में बताया कि पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स बनाए जा रहे हैं, वैसे ही पूरा बेसिक आपको इकोनॉमिक्स का 9th क्लास में मिलेगा। और इसकी शुरुआत करेंगे स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर से। फर्स्ट चैप्टर है, इसमें प्रोडक्शन एक्टिविटीज के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। यहां कंजम्पशन के बारे में अभी नहीं पढ़ाएंगे, अभी से प्रोडक्शन के बारे में कि प्रोडक्शन कैसे होता है और इसको कैसे और बढ़ा सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले ओवरव्यू में हम यही समझेंगे कि भाई प्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। फिर प्रोडक्शन कैसे किया जाता है। अब इस प्रोडक्शन में भी सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है फार्मिंग, ठीक है। तो फार्मिंग कैसे की जाती है वो भी पालमपुर की स्टोरी से समझेंगे और कैसे उस फार्मिंग में प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है। और लास्ट में हम पढ़ेंगे कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के बारे में। इन एक्टिविटीज के आपको एग्जाम्पल्स दिए होंगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें इन एक्टिविटीज को समझना पड़ेगा, ठीक। सेकेंड चैप्टर इसका और भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, तो उसमें हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ते हैं और उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ह्यूमन कैपिटल, उसके बारे में ये सेकंड चैप्टर है पीपल एज रिसोर्स। तो पहले इसमें यही पढ़ाया जाएगा कि ह्यूमन कैपिटल क्या होती है और कैसे फॉर्म होती है, ठीक है। और फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो मैन और विमेन करते हैं जिससे प्रोडक्शन होता है और कैसे इनको क्लासिफाई किया जाता है, वो चीज की जानकारी हमें इस पोर्शन में मिलेगी, ठीक है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो इसका है वो है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ये जानना जरूरी होता है कि वहां की पॉपुलेशन की क्वालिटी कैसी है। तो इसमें हम 3 चीजें पढ़ते हैं, जिसमें से एक होता है अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब लोगों में स्किल्स डेवलप हुए हैं कि नहीं हुए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इससे समझ में आता है कि कंट्री के डेवलपमेंट के लिए मार्कशीट जरूरी नहीं है, स्किल्स जरूरी है। तो स्किल्स पर फोकस करते हुए यहां पर अपन को पढ़ना पड़ेगा अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट यदि बढ़ रहा है मतलब कि लोगों में स्किल्स डेवलप नहीं हो रहे, ठीक है। तो ये जो पीपल एज रिसोर्स चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारी ह्यूमन लाइफ को हम कैसे बेटर बना सकते हैं, कैसे हम अपने अंदर स्किल्स डेवलप कर सकते हैं और उन स्किल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमें इस चैप्टर से पता चलता है। नेक्स्ट चैप्टर जो आता है, हमारे यहां एक बहुत ही बड़ा चैलेंज हम फेस करते हैं इंडिया में, एंड दैट इज पॉवर्टी। तो ये चैलेंज क्यों है और इससे कैसे हम बच सकते हैं, वो सारी चीजें यहां मिलेंगी। देखो कितने सारे सब टॉपिक्स दिए हुए हैं यहां पर। अभी तक जितने भी चैप्टर्स हमने देखे उसमें सबसे ज्यादा सब टॉपिक्स हमको पॉवर्टी एज चैलेंज में दिख रहे हैं। इसमें सबसे पहले 2 स्टोरीज के थ्रू पॉवर्टी आपको इमेजिन कराई जाएगी, पॉवर्टी होती क्या है, रूरल एरियाज में अलग, अर्बन एरियाज में अलग, ठीक है। फिर सोशल साइंटिस्ट कैसे पॉवर्टी को देखते हैं, कैसे उसके एस्टिमेट्स बनाए जाते हैं कि पॉवर्टी को कैसे हम जज करें भाई ये पुअर है कि नहीं है ना। कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो ज्यादा वल्नरेबल हैं पुअर होने के लिए। इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज, यानी कि मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, इन सबको कंपेयर किया जाएगा कि कहां पॉवर्टी ज्यादा है कहां कम है और इसके क्या रीजंस हैं। यहां पर हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये पढ़ेंगे कि जहां पर पॉवर्टी कम है वहां ऐसा क्यों। वहां से हम सीखेंगे कि जो चीज यहां पर है यदि वो दूसरी स्टेट्स में भी हो जाए तो वहां भी पॉवर्टी कम हो जाएगी, है ना। तो ये पॉइंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कंपेयर करना, क्योंकि जब कंपेयर करेंगे तो हम डेवलप करने की बात करेंगे, है ना। देन ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, पहले विद इन कंट्री कंपेयर किया, फिर हम दुनिया भर से कंपेयर करते हैं, ठीक। लेकिन ये सब चीजें तो ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए कि पॉवर्टी के रीजंस क्या हैं। तो यहां पर हम पॉवर्टी के रीजन समझेंगे और फिर उस पॉवर्टी को कैसे दूर किया जाए, तो उसके लिए एंटी पॉवर्टी मेजर्स पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन
भाई सिर्फ मेजर्स अपना लेने से तो पॉवर्टी खत्म नहीं होगी ना। हमें क्या समझना पड़ेगा, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे ये एंटी पॉवर्टी मेजर्स इंप्लीमेंट करते समय। तो ये भी इंडिया की जो सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है पॉवर्टी। ये चैप्टर इस पॉवर्टी को समझने के लिए कि क्या रीजंस है पॉवर्टी के और कैसे हम इस पॉवर्टी को दूर कर सकते हैं, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, और फिर आते हैं हम हमारे लास्ट चैप्टर पर, जो है फूड सिक्योरिटी। भाई हर किसी को खाना तो मिलना चाहिए, है ना। तो फूड सिक्योरिटी होती क्या है और क्यों इसकी जरूरत है। कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो फूड इनसिक्योर हैं, इंडिया में क्या कंडीशन है फूड सिक्योरिटी की, बफर स्टॉक क्या होता है जो फूड सिक्योरिटी के लिए बनाया जाता है ना। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके बारे में हमें बहुत अच्छे से जानकारी गेन करनी है ना। और करंट स्टेटस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, आज इंडिया में इसका क्या कंडीशन है और इन सब में कोऑपरेटिव्स का क्या रोल है, कैसे कोऑपरेटिव्स के कारण फूड सिक्योरिटी इंश्योर की जा सकती है। ठीक है, तो ये हमारे चारों चैप्टर हो गए। इन चारों चैप्टर में कौन कौन से हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं हमने उनको भी समझ लिया और कौन कौन से टॉपिक्स हटाए गए हैं। तो यदि हम यहां पर देखें तो हिस्ट्री, सिविक्स और इकोनॉमिक्स में से कुछ भी नहीं हटाया है, सिर्फ जियोग्राफी में हमें कुछ चेंजेस देखने मिले, बाकी कहीं पर कोई चेंजेस नहीं है ना। ठीक है, यहां पर ये जो जानकारी हमने आपको दी, ये आपको कैसी लगी, ये हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताएं और हमारे साथ जुड़े रहिए। इन सभी के डिटेल्ड वीडियोस आपको बहुत जल्द मिलेंगे। इन सारे कोर्सेज की तैयारी के लिए भी आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।